देख रहे हैं यूपी उत्तराखंड का नंबर 1 क्राइम शो अक्षम्य, जहां होती है हर वारदात की पूरी पड़ताल, हर गुनाहगार का पूरा हिसाब किताब, जुर्म की दुनिया की पूरी तहकीकात, क्योंकि हर अपराध होता है अक्षम्य। अक्षम्य में आज आपको दिखाने जा रहे हैं यूपी उत्तराखंड में कानून के राज और अमन चैन को चुनौती देने वाली वो बड़ी खबरें जो सावधान करती हैं, खबरदार भी करती हैं। अपनी टीवी स्क्रीन पर एक साथ 4 बड़ी खबरों को आप देख रहे हैं, जिसमें पहली बड़ी खबर मुरादाबाद से है, जहां मासूम की चीख पुकार से जुड़ी ये खबर है, जिसकी गूंज दिल्ली में भी सुनाई दे रही है। दूसरी बड़ी खबर उस दावे की है जिसके बारे में पुलिस कह रही है कि खौफ का लाइसेंस जल्द ही रद्द हो जाएगा। तीसरी बड़ी खबर अब्दुल्ला आजम से जुड़ी है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से उन्हें दूसरी बार झटका लगा, इसकी डिटेल्स आपको मिलेंगी। चौथी बड़ी खबर पुलिस के उस चेहरे से जुड़ी है जिसके बारे में दावा यह है कि खाकी कातिल है। मुरादाबाद में आवारा कुत्तों के हमले से घायल बच्ची की हालत गंभीर है, उसे दिल्ली रेफर किया गया है। इंजेक्शन के खतरे को देखते हुए कोई भी अस्पताल रिस्क नहीं लेना चाहता है। हालत इतनी गंभीर थी कि बच्ची को लगातार हायर से हायर सेंटर रेफर किया जाता रहा। आवारा आतंक का हमला, मुरादाबाद चीख से दहला, मासूम के शरीर पर कई घाव, दिल्ली के अस्पताल में जारी इलाज। जो बच्ची अभी साफ साफ बोल भी नहीं पाती है, वो दिल्ली के अस्पताल में बुरी तरह चीख रही है। चीखें इतनी दर्दनाक हैं कि दवा देकर बच्ची को सुलाना पड़ा है। दरअसल मुरादाबाद में आवारा कुत्तों ने खेलती बच्ची पर हमला कर दिया था। जिस वक्त आवारा कुत्तों ने हमला किया उस वक्त बच्ची रामगंगा नदी के पास खेल रही थी। हमले की जानकारी मिलते ही परिजन बच्ची को लेकर अस्पताल भागे थे। पे खेल रही थी, बैठी हमारे पास में कुत्ता आ गया पीछे से पागल, उसके काट लिया। बच्ची कितनी जड़े कितनी चोट कहाँ लगी? यहाँ पे घाव हो गया और कान और काट ली। बच्ची के चेहरे पर ही कई घाव हैं। बेटी की हालत इतनी गंभीर है कि डॉक्टरों ने तुरंत हायर सेंटर रेफर कर दिया। बच्ची के चेहरे के अलावा कान और सर पर भी चोट आई है। बच्ची को इन्फेक्शन का खतरा है, जिसको देखते हुए उसे जिला अस्पताल से दिल्ली भेजा गया है। अब बच्ची के स्वास्थ्य की उम्मीदें दिल्ली के डॉक्टरों पर टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अनिल रामदास घोड़के उर्फ बाबा जान मूसा उर्फ सैटन राहेल, इतना अजीब सा नाम सुनकर सिर चकरा ही जाए। ये सारे नाम उस आरोपी के जिसने राम जन्मभूमि और दिल्ली मेट्रो स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। यूपी पुलिस ने उसे महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र का धमकीबाज सैटर्न, इंटरनेट कॉलिंग का हेल्प पैटर्न, राम जन्मभूमि को उड़ाने की धमकी। पुलिस आरोपियों के दरवाजे जा पहुंची। जिस शख्स ने राम जन्मभूमि और दिल्ली के मेट्रो स्टेशन को उड़ाने की धमकी दी, जिसकी तलाश में सुरक्षा एजेंसियां लगी हुई थी, जिसने अपना ठिकाना दिल्ली बताया था, उसका पता महाराष्ट्र में निकला। मामले की जांच में जुटी अयोध्या पुलिस धमकी देने वाले को महाराष्ट्र से पकड़ लाई है। सैटर्न राहेल और सैटर्न आयरन हेल नाम बताने वाले इन पति पत्नी ने इंटरनेट कॉलिंग का इस्तेमाल किया था। आरोपी पति पत्नी ने जब साजिश रची और फोन किया था, वो तारीख थी 2 फरवरी 2023। तारीख 2 फरवरी 2023, समय सुबह 5:30 बजे, स्थान अयोध्या। सुबह 5:30 बजे अयोध्या के रामकोट के रहने वाले मनोज कुमार का फोन बजा। जिस वक्त फोन की घंटी बजी, उस समय मनोज प्रयागराज के माघ मेले में थे। फोन उठाने पर उनसे जो कहा गया उसकी जानकारी मिलते ही देश भर की सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई थी। दरअसल मनोज को फोन करने वाले शख्स ने राम जन्मभूमि को बम से उड़ाने की धमकी दी। मनोज ने नाम पूछा, उसने खुद को दिल्ली में मौजूद बताया और फोन काट दिया। मनोज ने तुरंत पुलिस को जानकारी दी थी। धमकी की जानकारी मिलती है अयोध्या पुलिस के साथ सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क हो गई थी और आरोपी को तलाशने में लगी थी। सुरक्षा एजेंसियों की तलाश उन्हें महाराष्ट्र ले गई। फोन करने वाले शख्स ने इंटरनेट कॉलिंग का इस्तेमाल करते हुए फोन किया था। पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो शक की सुई
सैटर्न राहेल नाम बताने वाले शख्स पर आ टिकी। सबूत मिलते ही अयोध्या पुलिस ने राहेल और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में जो खुलासे हुए वो चौंकाने वाले थे। पहला खुलासा था सैटर्न राहेल और उसकी पत्नी आयरन सैटर्न हिल ने 3 नाम रख रखे थे। दूसरा खुलासा था आरोपी ने अपनी गर्लफ्रेंड के भाई को फंसाने के लिए धमकी भरा फोन किया। अज्ञात व्यक्ति द्वारा रामलला सदन के मनोज कुमार को सूचना दी गई, जो प्रयागराज में कल्पवास कर रहे थे, कि आज राम मंदिर को उड़ा दिया जाएगा। ये सूचना उन्होंने स्थानीय पुलिस को दी। जब उस नंबर के स्रोत का पता चला तो उसमें बिलाल नाम के व्यक्ति का एक नाम सामने आया, जो दिल्ली के रहने वाले थे। जब बिलाल से दिल्ली में जाकर के पूछताछ की गई तो घटनाक्रम उसमें इस तरीके से प्रकाश में आया कि उनकी बहन का किसी लड़के के साथ कुछ मामला चल रहा था। उस लड़के ने बिलाल को फंसाने के उद्देश्य से इंटरनेट कॉलिंग करके ये सूचना दी थी। आरोपियों के पास से कई मोबाइल फोन, लैपटॉप, कैश सहित कई आपत्तिजनक सामान बरामद हुए हैं। जांच के दौरान खुलासा हुआ है कि आरोपी ने राम जन्मभूमि के साथ दिल्ली में मेट्रो स्टेशन को भी बम से उड़ाने की धमकी दी थी। कल देर शाम युवक को अयोध्या लाया गया, जहां राम जन्मभूमि थाने में उससे कड़ी पूछताछ की गई, जहां पर उसने कबूल किया कि इस तरह का जो कार्य है उसने यही वजह से की कि अपनी गर्लफ्रेंड के भाई को फंसा देंगे और तमाम उसके घरों में दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। अयोध्या से एबीपी गंगा के लिए ऋषि गुप्ता। सपा विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। जमीन कब्जाने के मामले में पुलिस को रिजवान की रिमांड मिल गई है और इधर इरफान के सहयोगी सहित उनके परिवार के पास मौजूद असलहों के लाइसेंस रद्द करने की तैयारी। आर्म लाइसेंस रद्द करने की तैयारी। इरफान के परिवार में ही 15 हथियार, सहयोगियों के लाइसेंस भी होंगे कैंसिल। कानपुर में सपा विधायक इरफान सोलंकी के सहयोगियों पर पुलिस की नजर और टेढ़ी हो गई है। अब इरफान सहयोगियों के आर्म लाइसेंस भी रद्द होंगे। इसके लिए कानपुर पुलिस ने शस्त्र लाइसेंस रद्द कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस आगजनी मामले में शामिल आरोपियों के असलहों की जानकारी जुटाने में लगी हुई है और दावा है कि जल्द ही डीएम से मिलकर लाइसेंस निरस्त कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके परिवार के पास ही 15 शस्त्र लाइसेंस हैं। इधर इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी के शस्त्र लाइसेंस रद्द करने की फाइल डीएम के पास पहले ही मौजूद है। पुलिस टीम की रिपोर्ट मिलने के बाद शस्त्र लाइसेंस रद्द कराने की प्रक्रिया शुरू होगी। इससे पहले इरफान सोलंकी के भाई रिजवान सोलंकी की जमानत अर्जी खारिज हो गई। कोर्ट ने उन्हें 13 फरवरी तक रिमांड पर भेज दिया है। दरअसल जाजमाऊ में जमीन कब्जाने के मामले में पुलिस ने 14 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन 4 दिन की रिमांड मंजूर हुई। मामले में नसीम आरिफ ने इरफान, रिजवान समेत 6 लोगों पर नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। आरोप है कि 20 वर्ग गज जमीन पर कब्जा किया गया है। कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे आरोपी हैं जिनके ऊपर कई मुकदमे हैं और गंभीर प्रकृति के मुकदमे हैं। हमने सभी कागजातों को मंगा लिया है और इजराइल आटे वाला, मोहम्मद अशरफ, रिजवान सोलंकी, साथ में शौकत पहलवान और जो है अज्जन और ऐसे बहुत से लोग हैं जो आरोपी हैं और विधायक इरफान सोलंकी, तो इन सभी के शस्त्रों के ऊपर एक अलग से कार्यवाही की जा रही है। बीते दिनों कानपुर पुलिस ने बांग्लादेशी मूल के नागरिक रिजवान मोहम्मद के मामले में चार्जशीट फाइल कर दी थी। इस मामले में मूलगंज थाने में बांग्लादेशी नागरिक रिजवान, उसकी पत्नी हिना और सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। इसके साथ ही हिना पर अतिरिक्त पासपोर्ट एक्ट के मामले में भी केस दर्ज किया गया था। मामले में बच्चों के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है। इरफान सोलंकी पर बांग्लादेशी को भारत का नागरिक बनवाने का आरोप है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। सपा नेता और आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट से खाली हाथ लौटना पड़ा है। कोर्ट ने फर्जी प्रमाण पत्र मामले में अब्दुल्ला आजम की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। सपा नेता अब्दुल्ला आजम को झटका, सुप्रीम कोर्ट में याचिका फिर खारिज। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला बरकरार, हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था चुनाव।
दोबारा याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे समाजवादी पार्टी नेता अब्दुल्ला आजम को कोई राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने उनके पुनर्विचार याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश में बदलाव करने का कोई नया आधार नहीं है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में विधायक के चुनाव को रद्द करने के आदेश दिए थे। हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला की तरफ से पेश किए गए जन्म प्रमाण पत्र को फर्जी पाया था। कोर्ट ने पाया था कि 2017 में स्वार से चुनाव लड़ने के दौरान सपा नेता आजम खान के बेटे की उम्र 25 साल से कम थी, जिसके बाद अब्दुल्ला आजम ने पहली बार सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। 7 नवंबर 2022 को सुनाए गए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करने से इनकार कर दिया था। उसी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने फिर खारिज कर दी है। यह मामला अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्रों से जुड़ा है। अब्दुल्ला ने 2017 के विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दायर करते समय गलत जन्म तिथि बताई थी, जिसके बाद सपा नेता आजम खान के बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान का 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुनाव रद्द करने का आदेश दिया गया था। इससे पहले पिछले महीने 4 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने रामपुर की एक विशेष अदालत में आजम खान के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों को उत्पीड़न के आरोपों के आधार पर उत्तर प्रदेश के बाहर ट्रांसफर करने से मना कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। इरफान मामले में अपनी पीठ थपथपाने वाली कानपुर पुलिस गंभीर आरोपों में घिरी है। व्यापारी के आत्महत्या करने के मामले में पुलिस ने हंगामे के बाद महिला होमगार्ड और उसके 2 साथियों पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। कहाँ से आए? चकेरी थाने में। कानपुर में नशे में धुत ये पुलिसकर्मी न केवल एक घर में जबरन घुसा बल्कि उस पर धमकी देने के आरोप भी लगे। मामले की जानकारी आसपास के लोगों को हुई तो उन्होंने वीडियो बनाने के साथ इस पुलिस वाले से पूछताछ शुरू कर दी। यहाँ पे बुलाने भेजा गया। किसने भेजा? भेजा मुझे। किसने भेजा? कौन दरोगा जी? लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। सुबह खबर आई कि एक भाजपा कार्यकर्ता ने आत्महत्या कर ली। पहले तो लोगों के समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में पता चला कि ये पुलिसकर्मी उसी अजय को धमकी देने पहुंचा था जिसने जान दी थी। बुधवार को ही घटना पर पुलिस ने पीड़ित पत्नी की शिकायत पर अब केस दर्ज किया है। ये केस महिला होमगार्ड और उसके 2 साथी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। इस घटना के पीछे जो चीजें मोहल्ले और आसपास पड़ोस के लोगों से ज्ञात हुआ कि बीती रात को अजय कुमार जायसवाल और उनके पत्नी के बीच और एक पड़ोस में रहने वाली महिला होमगार्ड से काफ़ी विवाद हुआ था। उस विवाद से वो क्षुब्ध होकर के उनकी पत्नी रात ही में अपने मायके शुक्लागंज उन्नाव चली गई। उन बातों से वो काफ़ी दुखी हुए और आज दिन में 12 बजे उन्होंने गले में फंदा डाल के आत्महत्या कर लिया। पीड़ित पत्नी का आरोप है कि धमकी दिलवाने वाली महिला होमगार्ड से मृतक के नाजायज संबंध थे। पीड़ित पत्नी का कहना है कि उसे भी धमकी दी जा रही थी और महिला होमगार्ड कहती थी कि तेरा पति मुझे छेड़ता था। अजय का किसी से नाजायज संबंध था। कौन थी वो? वो पुलिस वाली थी। कहाँ रहती हैं? सामने मेरे घर की। क्या नाम है उनका? मीरा। तो क्या हुआ था कल? उसी के चक्कर में हमसे रोज मार पीट करता था, लड़ाई करता था। हम देख लेते थे तो मारता पीटता था, उल्टा सीधा बोलता था, यानी कि हम उसके विषय में कोई चीज बोले ना तब वो खुश रहता था। ये दोनों की राय चल रही थी। वो सोचते थे हम इनको कहें, वो सोचते हम इनको कहें। पुलिस ने यह कार्रवाई तुरंत नहीं की है। बीते बुधवार को अजय का शव मिला था, लेकिन पुलिस ने कोई केस दर्ज नहीं किया था, जिसके बाद गुरुवार को परिजनों ने जमकर हंगामा किया। अब हंगामे के बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की है। कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने बुधवार को आत्महत्या कर ली थी। प्रेम प्रसंग का मामला बनाया गया था और महिला होमगार्ड पर इसके आरोप लगे थे। अब चकेरी थाना क्षेत्र की पुलिस ने महिला होमगार्ड उसके 2 साथियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है, वो भी गंभीर धाराओं में। पुलिस का दावा है कि इस मामले की गंभीरता से तफ्तीश करते हुए जो आरोपी हैं, जो दोषी हैं, उनको सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।